राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये कोर्स होगा आपका यूपी पैट क्रैश कोर्स, यानी कि आने वाले 10 दिनों में हम आपका यूपी पैट का सिलेबस पूरा कराएंगे। और इसके लिए क्या होगा, आपकी क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी या लंबी ड्यूरेशन तक आपकी क्लास चलेगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 तारीख है, 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। तो उससे पहले हम संपूर्ण सिलेबस आपका पूरी करेंगे थ्योरी के बेस में। तो आज का सेशन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आपने देख भी लिया होगा ऊपर बोर्ड पर, आज का सेशन आपका राज्य व्यवस्था का रहेगा, यानी कि पॉलिटी का। और पॉलिटी की अगर हम बात करें, यूपी पैट में आपकी 5 नंबर की पॉलिटी यहाँ पर आएगी। और सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए पहले आपका सेशन जो लगाया गया है यूपी पैट में वो पॉलिटी का लगाया गया है। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जिसमें आप लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला। तो उन सभी मित्रों को मेरा हार्दिक दिल से मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन भी मित्र ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्यों आने वाले 10 दिनों के अंदर इसमें रेगुलर क्लास चलेगी और यूपी पैट यहाँ पर संपूर्ण कवर कराया जाएगा। तो आज अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिटी का। और पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, यानी कि संविधान के विकास के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़े सा एक टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम होता है भारत में संविधान का विकास, यानी कि हम एक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में सेम होता है, यानी कि इस टॉपिक से आपका 2 विषय का कवर हो जाएगा, हिस्ट्री का भी और पॉलिटी का भी। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्ट की बात करें, सबसे पहले एक्ट आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। उससे पहले थोड़ी सी अभी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी, वो 1599 ईस्वी में आई थी और 1600 ईस्वी में उसका स्थापना हुई थी। और प्रथम अंग्रेज जो हिंदुस्तान में आया था 1599 ईस्वी में ही आ गया था। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में आपकी महारानी विक्टोरिया ने, पूरब देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो धीरे धीरे कंपनी ने यहाँ पर सत्ता स्थापित की और यहाँ पर हिंदुस्तान पर रोल किया। तो जो पहला एक्ट लाने का मुख्य कारण क्या था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट लाया गया था कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए इसलिए उन्हें एक्ट बनाना पड़ा क्योंकि कंपनी इस समय हिंदुस्तान में शासन कर रही थी और कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश संसद की तरफ से जो एक्ट लाया गया वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर वह अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी या अपने नियंत्रण में उसको रखना चाहती थी। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करें, ये आया था आपका 1773 ईस्वी में। और रेगुलेटिंग एक्ट अगर इसके लाने का कारण क्या था, कारण की बात करें, इसका कारण था कंपनी पर नियंत्रण रखना, कंपनी पर नियंत्रण के लिए। एक इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज विलियम हिम्पे। इसके हेड जो बनाए गए जॉर्ज एलिजा हिम्पे। जॉर्ज एलिजा हिम्पे इसके पहले हेड बनाए गए। दूसरा,
इसमें जो व्यवस्था की गई, जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले लाया गया था वो लाया गया था आपका 1773 में, और उसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था? कंपनी के ऊपर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित रहे, या कंपनी जो है ब्रिटिश नियंत्रण के बाहर न शासन करे। तो इसके लिए क्या किया गया? जो गवर्नर था बंगाल का, जिसे हम गवर्नर कह रहे थे, जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, या 17 उस समय बंगाल के गवर्नर थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। तो इस प्रकार जो बंगाल का गवर्नर, जिसे हम गवर्नर कह रहे थे, उसको क्या कहना शुरू कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1774 अगले इसमें 1774 में प्रावधान किया गया बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई आपकी कलकत्ता में, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? जॉर्ज एलिजा इंग्लिश के पहले अध्यक्ष बनाए गए। और इसके द्वारा एक और बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाया गया था इसके द्वारा, यानी कि केवल लाइसेंस धारक ही व्यापार कर सकेंगे, या व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया, इस प्रकार भी आप इसको कह सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में क्या आया? इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था आपका संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें सुधार करने के लिए लाया गया संशोधनात्मक अधिनियम या संशोधनात्मक एक्ट, और ये एक्ट था आपका 1781 का। इसमें क्या सुधार किया गया? इसमें सुधार किया गया, जो बंगाल की सरकार थी, बंगाल की सरकार को 2 अधिकार दिए गए। पहला जो इसे अधिकार दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट था ना, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र के से बाहर रखा गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, या इनके खिलाफ मुकदमा वहां पर नहीं चलाया जाएगा। तो पहला जो इसमें प्रावधान किया गया, सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। दूसरा जो प्रावधान इसमें किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार। इसको दिया गया। तो इस प्रकार समझिए आप, जो ये थे 1781 में जो संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया, यानी कि सुधार करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में, इसमें 2 प्रावधान किए गए थे। एक तो बंगाल की सरकार जो रूल कर रही थी वहां पर, कंपनी की जो सरकार थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता था, या उनके ऊपर सुनवाई नहीं की जा सकती थी। दूसरा जो क्षेत्र था बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार भी आपको बंगाल की सरकार को दे दिया गया। अब जो आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला जो कानून आया यह था आपका पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम 1784। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया? इसमें परिषद की संख्या, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 3 की गई। एक और लिख लेना यहाँ पर ही, जो गवर्नर जनरल था, इसी में रेगुलेटिंग एक्ट में एक परिषद का गठन किया गया था इसकी हेल्प के लिए।
सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके सदस्यों की संख्या थी आपकी 4। तो जो 1773 में जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें गवर्नर की हेल्प के लिए एक परिषद की गठन किया गया था जिसके सदस्य 4 हुआ करते थे। वहीं 1784 के एक्ट में इन सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो अब जो अगला एक्ट आएगा, एक मिनट लिख लीजिए। अब जो अगला एक्ट आएगा आपका संशोधनात्मक अधिनियम 1786, यानी कि इसके अगला एक्ट, इसमें पीट सिंह के एक्ट 1784 में सुधार करने के लिए लाया गया संशोधनात्मक अधिनियम 1786। और इसमें क्या सुधार किया गया या इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें जो प्रावधान किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का सेनापति बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का सेनापति बनाया गया। तो जो संशोधनात्मक अधिनियम 1786 लाया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया जो बंगाल का गवर्नर था उसको सेनापति बना दिया या सेना प्रमुख आपका बना दिया गया। ठीक है। अब जो अगला एक्ट आएगा 1793 में चार्टर एक्ट आएगा। तो अगला देखिए एक्ट, साथ साथ नोट करते रहना भाई। अगला जो एक्ट आया वह था आपका चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान किए गए कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया है। कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और जो यहाँ पर एक प्रावधान किया गया आपका वह था इसके बाद में लिखित कानूनों के तहत, लिखित कानून के तहत शासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था। और लिखित कानून की व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया? लिखित कानून की व्याख्या का अधिकार किसके पास था? या लिखित कानून की व्याख्या का अधिकार आपका सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो इसमें 3 प्रावधान किए गए चार्टर एक्ट 1793 में। जो पहला प्रावधान था वह था आपका कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया या उनके अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्योंकि आप जानते हैं जब कंपनी थी, कंपनी सबसे पहले व्यापार करने ही आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रशासनिक अधिकार भी हासिल कर लिए। अब कंपनी के पास 2 प्रकार के अधिकार थे, व्यापार का भी एक अधिकार प्राप्त था उसको और दूसरा यहाँ पर शासन का अधिकार भी था। तो ये दोनों अधिकारों को ही ब्रिटिश ने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया 1793 के चार्टर एक्ट में। दूसरा यहाँ पर व्यवस्था की गई कि कंपनी शासन करेगी तो वह लिखित कानूनों के तहत शासन करेगी। और लिखित कानूनों की व्याख्या का आपका जो अधिकार है या लिखित कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। या सुप्रीम कोर्ट लिखित कानूनों की व्याख्या कर सकता है। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1793 है। तो अब चलते हैं अब इसके अगले एक्ट में 1813, 20 वर्ष के बाद अगला जो एक्ट आया वह था आपका चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813
इसमें क्या था, चार्टर एक्ट 1813 में जो यहाँ पर कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ, प्रशासनिक कार्यों को तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, लेकिन अगर हम व्यापारिक अधिकार की बात करें तो व्यापारिक अधिकार यहाँ पर कंपनी के समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, प्रशासनिक कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया और व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद क्या थे, पूर्ण रूप से अगर बात करें, पूर्ण रूप से जो अधिकार समाप्त हो गए वे इससे अगले चार्टर एक्ट में हो गया 1833 में, यानी कि यहाँ से भी 20 वर्ष के बाद। एक मिनट, और जो यहाँ पर समाप्त किया गया वह था आपका, तो यहाँ पर जो समाप्त किया गया आपका व्यापारिक अधिकार था, लेकिन व्यापारिक अधिकार कंपनी के यहाँ पर पूर्णतः समाप्त नहीं हुए थे। अगर हम पूर्णतः समाप्त की बात करें व्यापारिक अधिकारों की, तो वो इससे अगले चार्टर एक्ट में समाप्त हो गए 1833 के। तो यहाँ पर अधिकार समाप्त हुए, लेकिन यहाँ पर दो अपवाद रह जाते हैं। इसके अपवाद की अगर यहाँ पर बात करें तो एक तो था आपका चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। यहाँ पर दो अधिकार ही कंपनी के पास रह जाते हैं, व्यापारिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार तो पूर्ण रूप से प्राप्त है, लेकिन व्यापारिक अधिकार केवल दो रह जाते हैं। वे थे या तो वे चाय का व्यापार कर सकते थे या चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। तो अब चलते हैं हम अगले चार्टर एक्ट की तरफ। अगला चार्टर एक्ट आया आपका 1833 में, 20 वर्षों के बाद। चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हुआ 1833 में, इसमें फिर से प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। में विधि आयोग का गठन किया गया लॉ बनाने के लिए। लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। विधि आयोग का गठन 1835 में इस्मर्थ लेख दिया गया, एक लेख प्रकाशित किया गया या एक घोषणा प्रकाशित की गई, इसे कहते हैं हम इस्मर्थ लेख। इसके द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया या कंपनी की आधिकारिक भाषा इंग्लिश बनाया गया। इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आता है 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या क्या बयान किया गया, यहाँ पर दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। देखिए अब इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में क्या गया, आपके प्रशासनिक व विधायिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। प्रशासनिक और विधायिक दोनों कार्यों का पृथक्करण यहाँ पर कर दिया था। यानी कि इस प्रकार लिखिए, चार्टर एक्ट 1853 में
प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण। दो भागों में प्रशासनिक कार्य बांटे गए, एक आपका कहलाया विधायी कार्य और दूसरा कहलाया आपका प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य यानी कि आपका कानून बनाने के लिए, इसके लिए किसका गठन किया गया? केंद्रीय विधान परिषद। तो प्रशासनिक कार्य की देखरेख के लिए क्या किया गया? बंगाल में उप गवर्नर की नियुक्ति। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इनका फिर नोट करते रहना। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका आता 1773 में आता, किस लिए इसे लेकर आए थे? इसलिए लेकर आए थे क्योंकि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रह सके। अगर हम बात करें 1774 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जो बंगाल का गवर्नर था उसे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया? एक परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्यों की संख्या 4 होती थी। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की और सरकारी कर्मचारी पर उपहार लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। एक चीज और याद रखना, वो लिख नहीं पाया यहाँ पर, व्यापार करने के लिए लाइसेंस, यानी कि व्यापार करने की अनुमति केवल उन्हें दी गई जिनके पास लाइसेंस था, या लाइसेंस व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट में। और संशोधनात्मक अधिनियम, इसमें सुधार करने के लिए संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया 1781। इसमें क्या किया गया? बंगाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रखा गया। और दूसरा यहाँ पर व्यवस्था की गई, बंगाल, बिहार व उड़ीसा क्षेत्र के लिए कानून बना सकती थी आपकी बंगाल की सरकार। फिर इसके बाद में आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया आपका? बंगाल के जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, उनकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर आपका संशोधनात्मक अधिनियम 1786 में क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर था उसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों सेना का प्रमुख बना दिया गया, मतलब तीनों सेना का सेना प्रमुख बना दिया गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार का सेनापति बने आपके गवर्नर जनरल बंगाल के। और फिर आया आपका चार्टर एक्ट 1793, कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण आपका इसमें किया गया, आपका 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 1793 में क्या किया? कंपनी के पास 2 अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार और दूसरा आपका था प्रशासनिक अधिकार। दोनों प्रकार के अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और लिखित कानून के तहत आपके शासन की व्यवस्था, लिखित कानून के तहत शासन की व्यवस्था आपके चार्टर एक्ट में की गई। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि लिखित कानून की व्यवस्था, यानी कि इस वह एक्ट बताइए जिसमें लिखित कानून के तहत शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, वह था आपका 1793 का चार्टर एक्ट। और व्याख्या तो आप जानते हैं 1813 में क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक, केवल प्रशासनिक अधिकार बढ़ाए गए। यहाँ पर 2 अपवाद, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को, व्यापारिक अधिकारों को कंपनी के समाप्त कर दिया गया। फिर 1833 में क्या हुआ? प्रशासनिक अधिकार को बढ़ा दिया गया, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि पूर्णतः समाप्त व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुए कंपनी के? ये थे आपके 1833 का चार्टर एक्ट। 34 में विधि आयोग का गठन, 35 में स्मर्थ लेखा दासप्रथा का प्रतिबंधित किए गए आपके 1833 में। और चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ? प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण। अब केवल कंपनी के पास एक ही कार्य बचा था, वह था प्रशासन का, यानी कि शासन व्यवस्था को चलाना। तो उसे सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या किया गया? आपका 1853 में आपको किया गया कार्यों को पृथक्करण। विधायी कार्य क्या होते हैं? जो कानून को बनाते हैं, यानी कि कानून बनाने के लिए जो कार्य करेगा वो विधायी कार्य होगा। और जो प्रशासन, यानी कि जो शासन की देखरेख, यानी कि कानून की देखरेख में शासन को चलाएगा, वो था आपका प्रशासनिक कार्य है। तो इसके लिए कानून बनाने के लिए क्या किया गया? केंद्र में एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और प्रशासनिक कार्य की देखरेख के लिए बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो लिखिए आप यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं।
क्यों काफी जल्दी पूरा कराना है सिलेबस पूरे करना है। तो 1853 तक बात पहुंच गई। अब बात है आपकी 1858 में। आप जानते हैं 1857 में क्या हुई थी? हिंदुस्तान की क्रांति यानी कि प्रथम सैन्य संग्राम। 1857 को कई नामों से जाना जाता है। एक तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह भी से कहते हैं, वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? सत्ता सीधी ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। यहाँ पर सरकार ने विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए जो कंपनी थी, कंपनी के शासन को समाप्त करके सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी कि अब जो शासन क्या कर रहा था, अब कंपनी के लिए नियम बना रहा था, अब सीधा हिंदुस्तान के लिए नियम बनाएगा। कंपनी को एक साइड में कर दिया गया यहाँ से। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगर बात करें, यहाँ पर आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ? इसमें जो आपका भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाई गई और वह थी आपकी वायसराय। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को किसमें चेंज कर दिया गया? वायसराय। वायसराय के पद में चेंज कर दिया गया। वायसराय को क्या कहते हैं? यानी कि सीधा सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। और अगर पूछेगा इस समय ब्रिटिश का पीएम कौन थे? वे थे आपके लॉर्ड डर्बी। अगर बात करें रानी की, यानी कि ब्रिटेन की रानी कौन थी? वो थी आपकी विक्टोरिया। वायसराय जो बने वे कौन बने? पहले वायसराय ये बने आपके लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय को ही क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि या महारानी का प्रतिनिधि। भारत में से कहा जाता था महारानी का प्रतिनिधि। अगर ये घोषणा कहां पर पढ़ी गई? घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया कब की बात है? कब पढ़ा गया था? ये पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। एक नया पद का सृजन किया गया। राज्य सचिव। एक नए पद का गठन किया गया इस एक्ट के द्वारा, वह था आपका राज्य सचिव। राज्य सचिव कौन होता था? राज्य सचिव होता था आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एवं संसद का सदस्य। यहीं से क्वेश्चन भी बनता है गृह सरकार। गृह सरकार किसे कहा जाता है? गृह सरकार कहा जाता था राज्य सचिव प्लस भारतीय परिषद, ये दोनों मिलकर आपका कहलाती थी गृह सरकार। गृह सरकार में एक तो राज्य सचिव जिस पद का सृजन किया गया, एक भारतीय परिषद। भारतीय परिषद क्या थी? भारतीय परिषद में आपका वायसराय व उसके कुछ सदस्य उसमें शामिल होते थे। जैसे 4 सदस्य थे पहले, तो इस समय जो सदस्य को मिलाकर वायसराय को मिलाकर जो बनती थी आपकी भारतीय परिषद। को भारतीय परिषद व राज्य सचिव ये मिलकर गृह सरकार कहलाते थे।
कहलाने लगी। और गृह सरकार का अगर हम वेतन की बात करें, इस समय जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय निधि से दिया जाता था या भारतीय राजस्व से दिया जाता था। वेतन इनका दिया जाता था भारतीय राजस्व से। अब अगर बात करें हम 1860 की, अगर हम 1860 की बात करें, 1860 में क्या किया गया, आपका भारत का पहला बजट यानी कि भारतीय बजट पेश किया गया 1860 में। भारतीय बजट पेश किया गया। किसने पेश किया था? लॉर्ड विलियम जेम्स ने। लॉर्ड विलियम जेम्स ने भारत का पहला बजट पेश किया था आपका 1860 में। अब आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नोट करिए आप एक बार। अब जो आपका आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1860 में 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया? एक तो 61 में आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून बना, दूसरा आईपीसी सीआरपीसी लागू की गई, और सबसे इम्पोर्टेंट वायसराय को अध्यादेश करने की शक्ति भी आपके 1861 में दे दी गई। अब जो अगला एक्ट आएगा यह है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके लिए लिखिए 1861 में क्या क्या किए गए। 1861 में एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय न्यायालय अधिनियम पास हुआ। एक आपकी आईपीसी एंड सीआरपीसी लागू की गई। और सबसे इंपोर्टेंट वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी गई। अगला जो कानून आया वह था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1893। भारतीय परिषद अधिनियम ये थी आपकी 1893। इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई? इसमें व्यवस्था की गई आपकी बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, पहली बार निर्वाचन शब्द का यूज हुआ। भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग हुआ। अब जो इससे आगे तय आएगा वह है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
अन्य नाम, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका अन्य नाम। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से भी ज्यादा ये एक और नाम है इसका। इसका अन्य नाम की अगर बात करें, किस नाम से ज्यादा जाना जाता है, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। 1909। अगर हम बात करें मार्ले कौन थे उस समय, राज्य सचिव थे। मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें क्या किया गया, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। अगला, इसी में बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अगला एक्ट आता है आपका एक्ट नहीं, अगला एक घोषणा थी, इसे कहते हैं हम मोंटेग्यू घोषणा। यह आई थी आपकी 1917 में। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया भारतीयों का मैग्ना कार्टा। क्या थी ये, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य बनाया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य बनाया जाएगा, इसको ही कहते हैं मोंटेग्यू घोषणा। अगला जो एक्ट आता है वह आता है आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये क्या है, ये आपका जो मोंटेग्यू है, ये इस समय क्या थे, राज्य सचिव। चेम्सफोर्ड आपके वायसराय। इसमें क्या किया गया, पहला प्रावधान इसमें था महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में दिया गया। दूसरा, इसमें जो आपका राज्य सचिव के हेल्प के लिए कुछ पद बनाए गए। इसमें एक उच्चायुक्त का पद था और गृह सरकार का वेतन। अगला जो इसमें था गृह सरकार। गृह सरकार का वेतन कहां से दिया जाने लगा, ब्रिटिश राजस्व से। गृह सरकार का वेतन कहां से दिया जाने लगा, ब्रिटिश राजस्व से। और इसमें क्या क्या, केंद्रीय विधायिका, यह जो गठन किया गया था केंद्रीय विधान परिषद का आपके कानून बनाने के लिए, केंद्रीय विधान परिषद को दो भागों में इसमें बांट दिया गया। केंद्रीय विधायिका का विभाजन किस किस में किया गया, एक को किया गया आपका एक का केंद्रीय
विधान परिषद, एक थी आपकी विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, एक केंद्रीय विधान परिषद और विधानसभा दो में इसको विभाजित कर दिया गया। एक और प्रावधान था इसमें, केंद्रीय बजट व राज्य बजट, केंद्र व राज्य को अलग किया गया, केंद्रीय बजट व राज्य बजट को अलग किया गया। पहला कानून जिसमें प्रस्तावना भी शामिल थी, आगे समझना इस बात को। नोट करिए, चलिए ठीक है। एक है बोर्ड होता है 1935, यहाँ नहीं आएगा, बोर्ड करना पड़ेगा, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1858 क्या था, भारत सीधा सत्ता ब्रिटिश सरकार ने इसके द्वारा अपने हाथ में ली थी और इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया। वायसराय को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि भी कहते हैं, या महारानी विक्टोरिया या ब्रिटिश की क्वीन का प्रतिनिधि आपका वायसराय कहलाता है। और वायसराय की सहायता के लिए एक नए पद का यहाँ पर गठन किया गया था, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव यहाँ पर गठन किया गया। और पीएम इसमें पूछ सकते हैं, ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या था, लॉर्ड डर्बी। आपकी रानी कौन थी, विक्टोरिया थी। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रकार ये फैक्ट भी याद रखना। ये घोषणा कब पढ़ी गई थी, 1 नवंबर 1858 में घोषणा पढ़ी गई, इलाहाबाद के मिड पार्क में घोषणा पढ़ी गई। 1858 के बाद में जो एक गृह सरकार के बारे में तो सुझाया गया था 1860 का। 1860 में जो आपका था, ये जो बजट पेश किया गया था यहाँ पर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1860 में आपका भारतीय बजट पेश किया गया, किसने, जेम्स विलियम ने, ये यहाँ पर लॉर्ड विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 में एक तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पास किया गया, कि आईपीसी लागू की गई, सीआरपीसी लागू की गई। आईपीसी को कहते हैं इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता, यानी जिसमें प्रावधान किए गए भारत अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान है यहाँ पर अपराध के लिए। और सीआरपीसी होती है आपकी जो दंड देने की प्रक्रिया, यानी कि अपराध के लिए दंड देने वाली प्रक्रिया आपकी सीआरपीसी होती है। ये दोनों लागू की गई 1861 में। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई आपके 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम में। अब एक्ट आता है 1893 का। 1893 में क्या किया गया, जो बजट था, बजट में पहले भारतीय बहस नहीं कर सकते थे, बजट में शामिल भी नहीं होते थे, तो बजट में बहस का अधिकार दिया गया आपके 1893 में। और 1893 में जो बजट में बहस का मतलब ये नहीं है कि वहां से वो प्रश्न कर सकते थे। बहस का मतलब है केवल जितना वहां पर चर्चा शामिल थी उसी चर्चा के अनुसार वे बहस कर सकते थे। ये नहीं कह सकते थे आपको ज्यादा पैसा कम पैसा क्यों दिया, क्यों लगाने का अधिकार जो मिला वो मिला आपके 1909 में। 1909 में मिला आपका भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अब बात करते हैं 1909 में, एक तो इसका नाम पार्लियामेंट एक्ट 1909 इस समय। और मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ है, प्रथम निर्वाचन मंडल का अर्थ है यानी कि जब मुस्लिम कैंडिडेट आपका निर्वाचन के लिए आएगा या जिस क्षेत्र से मुस्लिम कैंडिडेट होगा वो केवल मुस्लिम के लिए ही वोट करेगा, उसे अन्य किसी के लिए कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम का वोट केवल मुस्लिम ही देगा। ये होता है प्रथम निर्वाचन मंडल, यानी कि अन्य धारा से अलग करना। और बजट की अगर बात करें, बजट में पर्सन का अधिकार में बताई थी आपको मिला इसमें। अब मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी, 1917 में घोषणा की गई कि भारत को अधिराज्य बनाया जाएगा। भारत एक गुलामित रहता है लेकिन अपना एक प्रांत, अधिराज्य का मतलब होता है स्टेट, जैसे भारत में यूपी है, दिल्ली यूपी का हो जाएगा, इसी प्रकार एक अधिराज्य बनाने की बात की गई थी 1917 में। और इसको क्या कहा गया, भारतीयों का मैग्ना कार्टा। अगर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की बात करें, इसमें क्या हुआ, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। गृह सरकार का वेतन जो दिया जा रहा था आपके पास से, जो दिया जा रहा था, हाँ ये भारतीय राजस्व दिया जा रहा था, अब वो दिया जाने लगा ब्रिटिश राजस्व।
और केंद्रीय विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका जो बनाई गई थी आपकी विधायी कार्यों के लिए, उसको दो भागों में यहाँ पर विभाजन कर दिया गया। एक तो केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी विधानसभा, इन दो भागों में से बांट दिया गया। और बजट, ये जो पहले से पहले जो बजट आ रहे थे ये केवल केंद्र था और केंद्र में ही सभी राज्यों के लिए शामिल हो जाता था। लेकिन अब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बजट, केंद्र में राज्य का बजट का पृथक्करण किया गया। और पहला कानून जिसमें प्रस्तावना भी शामिल थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वह अधिनियम बताइए जिसमें प्रस्तावना भी शामिल हुई। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान का परीक्षा पत्र भी कहते हैं हम। लेकिन प्रस्तावना अगर हम बात करें, इस एक्ट के परीक्षा पत्र यानी कि पहले इसका एक इंट्रोडक्शन भी दिया गया था और ये थी आपकी प्रस्तावना। एकमात्र कानून जिसमें आपकी प्रस्तावना शामिल हुई वह थी आपका ये। ठीक है, अब बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे बड़ा कानून आने वाला है। अब पास किया गया आपका भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। लागू होने वाला ब्रिटिश का अंतिम कानून, इसे कह सकते हैं हम, लागू होने वाला ब्रिटिश का अंतिम कानून। सबसे बड़ा कानून था और अंतिम कानून तो इसे कह सकते हैं हम, लागू होने वाला अंतिम कानून। इसमें क्या थी? इसमें प्रस्तावना शामिल नहीं थी, प्रस्तावना विहीन था ये। अगर बात करें इसमें भाग कितने थे, अगर भागों की संख्या की बात करें 40 थी। अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां थी इसमें? 10 अनुसूचियां शामिल थी। और अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद की बात करें 321 थे। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत आपका यही बना। यहाँ से लगभग 70% भाग ग्रहण है, 70% भाग ग्रहण किया गया है। अगले जो यहाँ पर इंपोर्टेंट आती है, अगला यहाँ पर 1935 में क्या किया गया? कलकत्ता से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया या स्थानांतरित किया गया। और इसका नाम क्या दिया? इसे कहा गया आपका संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। और इस संघीय न्यायालय में कितने थे? इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी आपकी 6, जिसमें से क्या थे? न्यायाधीशों की संख्या थी आपकी 7। अगर बात करें यहाँ पर न्यायाधीश 6 थे और एक था आपका मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये था आपका 1। तो इस प्रकार 6 यहाँ पर हो जाएंगे आपके न्यायाधीश। दूसरा यहाँ पर ब्रिटिश क्षेत्र यानी कि क्या हो जाएगा? संघीय क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिसे कहते हैं अखिल भारतीय संघ का गठन, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। और ये गठन किस प्रकार हुआ? अखिल भारतीय संघ यानी कि एक क्षेत्र, विशाल क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसको बांटा गया आपको 3 क्षेत्रों में। एक को कहते हैं ब्रिटिश प्रांत, एक कहलाती है आपकी ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी, और एक कहलाता है आपका
आपका देशी रियासत, इन क्षेत्रों से को मिलाकर आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अखिल भारतीय संघ, ब्रिटिश रियासतें। अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांत कितने थे, आपके 11 थे, कमिश्नरी 6 थी और ये लगभग 73 थे। अगर 6 में से अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांत, इन 6 में क्या किया गया, 6 के 6 में आपकी विधानसभा या विधानसभा का गठन किया गया और 6 ऐसे थे, केवल 6 राज्य या 6 प्रांत जिनमें क्या था, विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों थी। और ये 6 कौन कौन से थे, ये हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, उड़ीसा, मद्रास या महाराष्ट्र और असम, बंगाल। ठीक है, तो जो 6 थे, 6 के 6 में विधानसभा तो थी, लेकिन 6 में से क्या थे, 11 में से 6 प्रांत ऐसे थे जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों का सृजन किया गया। आपका संयुक्त प्रांत की बात करें, यूपी होता है, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम और बंगाल, ये 6 के 6 आपके थे जिसमें दोनों का गठन किया गया। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इनमें द्वैध शासन तो लागू हो ही गया था। अब क्या था इसमें, इस एक्ट में एक और खासियत नहीं थी जिस एक्ट के बारे में, और वह थी आपकी शक्ति का विभाजन। केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया यहाँ पर। क्योंकि 6 अगर हम बात करें, 11 में से हम जानते हैं कि विधानसभा का सृजन हो गया था, तो अब उन्हें कुछ शक्ति भी देनी थी सरकार को। तो शक्ति देने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर समवर्ती सूची लाई गई। संघ व प्रांत के बीच शक्ति का बंटवारा। संघ व प्रांत के बीच क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया, सूचियां देगा, सूचियां 3 सूचियां यहाँ पर दी गई। एक को कहते हैं हम संघ सूची जो केंद्र के लिए थी, एक थी राज्य सूची जिसमें राज्य के विषय को शामिल किया गया, एक थी समवर्ती सूची जिसमें केंद्र व राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते थे, या जिसमें वे विषय शामिल किए गए जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल उसका ही होता था। अगर हम संघ सूची की बात करें, इसमें कितने विषय थे, इसमें थे 59 विषय। राज्य सूची में कितने विषय थे, इसमें थे 54 विषय। और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। तो इस प्रकार आपका भारत शासन अधिनियम पूरा हो गया। अब यहाँ से 1935 के बाद संविधान सभा की मांग जो पहले भी चल रही थी, और संविधान सभा की तरफ अब यहाँ से हम बढ़ेंगे। अगर हम बात करें पहुंच जाते 1935 के बाद कोई भी कानून नहीं आता। 1940 में भेजा गया आपका अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या आया था, आपका आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से, अगस्त में ये ओबियसली आया हुआ है इसलिए अगस्त प्रस्ताव इसका नाम था। तो अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया और इसमें क्या कहेगा, इसमें कहा गया वायसराय के परिषद की संख्या। तो वायसराय के परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य बनाया जाएगा। यानी कि इसमें संविधान सभा का जिक्र नहीं था अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव में केवल इतना कहा गया था, जो वायसराय होता है उसकी जो परिषद की थी उसमें भारतीयों को शामिल कर लिया जाएगा, जहां से उसके प्रशासन
के लिए भारतीयों को शामिल हो जाएंगे। और भारतीय जो थे भारतीयों को अधिराज्य बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया था, यानी कि भारत क्षेत्र एक अधिराज्य होगा। 91 देश की यहाँ पर संज्ञा दे रही थी ब्रिटिश सरकार। तो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को ही कहते हैं अगस्त क्रांति, या इसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये भी 1940 में ही चलाया गया था। किसके द्वारा, अगर बात करें ये विचार किसका था, ये विचार था आपका गांधी जी का। और फर्स्ट आंदोलन, फर्स्ट सत्याग्रही कौन बने थे, ये बने थे आपके विनोबा भावे। और सेकंड थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव सरकार ने वापस लिया। अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला जो प्रस्ताव आया वह था आपका क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। 1942 में यहाँ पर भेजा गया आपका क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव की अगर हम बात करें, क्रिप्स प्रस्ताव ने दो बातें की गई थी। एक तो ये कहते संविधान सभा का निर्माण होगा, संविधान सभा का गठन, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दी, प्रांत संविधान अपनाने या न अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव ने संविधान सभा के गठन की मंजूरी तो दी थी, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा थी कि जो प्रांत हो गए, जो हमारे प्रांत है, जो मतलब जितने ब्रिटिश क्षेत्र कमिश्नरी ये सब है, अखिल भारतीय संघ, इसमें जितने भी प्रांतों का गठन है वे प्रांत अपने लिए संविधान अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, इसके लिए स्वतंत्र होंगे। यानी कि भारत के टुकड़े करने की यहाँ पर बात थी, अखंडवाद का निर्माण न हो, उसके लिए क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव के जो यहाँ पर विरोध किया गया, विरोध में चलाया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अब आ जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये भेजा गया था आपको 1946। 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन में। इसमें कितने सदस्य थे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 सदस्य, 3 सदस्यों का नाम याद रखना। एक का नाम था लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, स्टीफोर्ड क्रिप्स कहते थे। तो लॉरेंस यहाँ पर क्या थे, हेड थे। तो 3 सदस्य भारत आए थे और इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया गया, इसमें किया गया भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और इसके लिए क्या किया गया, ये बात है आपकी जुलाई 1946, संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। और ये जो चुनाव का आयोजन किया गया, ये किया गया आपके कितनी सीटों पर, ये सीटों पर किया गया आपका 389, जिसमें से क्या थी 392। 392 सीट आपकी निर्वाचन थी। और आपकी बात करें 93 ये सीट थी आपकी मनोनीत। अब बात आती है 2 सितंबर, एक डेट याद रखना, 2 सितंबर 1946 भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी कि भारत की पहली अंतरिम
सरकार, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके पीएम कौन बने थे आप याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वायसराय थे यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। अब 1940 के बाद क्या हुआ, भारत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा। अब डेट आती है एक 20 फरवरी 1947। इस डेट को क्या किया गया, और एक डेट याद रखना आप 5 जुलाई 1947, एक 18 जुलाई 1947, एक याद रखना आप 15 अगस्त 1947। 20 फरवरी 1947 को क्या किया गया, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। पीएम थे। 5 जुलाई को क्या किया गया, विधेयक स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया कहाँ पर, ब्रिटिश संसद में। 18 जुलाई को क्या हुआ, विधेयक पास हुआ, स्वतंत्रता विधेयक पास, और लागू कब किया गया, 15 अगस्त 1947 से ये क्या हुआ, लागू हुआ। अब जो यहाँ पर एक जिक्र आया है वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन की 2 योजना थी। जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा का भी विभाजन हो जाना था। लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी 2 योजना थी, एक को कहते हैं डिकीबर्ड प्लान, और एक को कहते हैं माउंटबेटन योजना। इसके द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा का विभाजन। संविधान सभा का विभाजन किया गया इसके द्वारा, और इस विभाजन के तहत क्या था, जो ये 389 सीट थी, इसमें से 90 सीट तो दे दी गई आपकी पीओके में, वो पाकिस्तान के पास, और इनके पास बच गई आपकी 299 सीट आपकी इंडिया की ओर दे दी गई। और जो माउंटबेटन योजना थी, इसके द्वारा क्या करेगा, भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण, भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण।
तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के चुनाव के बारे में आपने पढ़ लिया, संविधान सभा की बैठक देख लेते हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठन किया गया किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? ये की गई आपकी 9 दिसंबर 1946। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता किसने की? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा जो यहाँ पर आई दूसरी बैठक, ये की गई आपकी 11 दिसंबर 1946। और पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। कानूनी सलाहकार D.N. राव। अब आती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक की अगर बात करें, तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अंतिम रूप कब दिया गया इसे? अक्टूबर 1948। नया नाम क्या है इसका? इसी को ही कहते हैं प्रस्तावना। तो तीन बैठक, अगर पहली बैठक की बात करें 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक की गई। पहली बैठक में क्या हुआ? जितने भी निर्वाचित सदस्य आए थे उनमें सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें बना दिया आपके अस्थायी अध्यक्ष। और यही प्रणाली आज भी लागू है। अगर हम भारतीय संविधान की भारतीय राज्य व्यवस्था में बात करें, ये प्रणाली आज भी लागू है। जैसी कोई नई सरकार या नई लोकसभा का चुनाव के बाद जैसी नई सरकार का गठन होता है तो लोकसभा में उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता आपका सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति ही करता है एक दिन के लिए, और इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो और इसका कार्य क्या होता है वे आपके आगे जानेंगे, लेकिन समझ लीजिए प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया या नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। दूसरी जो बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर, इस दिन आपका स्थायी अध्यक्ष को चुन लिए गए और वे बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी और कानूनी सलाहकार D.N. राव को बनाया गया। तीसरी बैठक पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी बैठक कब हुई थी? आपकी 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब लागू किया गया या कब अपनाया गया इसको? अक्टूबर 1948 में अपनाया गया। इसे ही नवीनतम रूप प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बारे में एक चीज बड़ी कॉमन पूछी जाती है। भारतीय संविधान यानी कि अंगीकृत करने के क्रम में प्रस्तावना को सबसे अंतिम रूप में अपनाया गया, सबसे अंत में अपनाया गया। लेकिन भारतीय संविधान के अगर हम क्रमबद्ध की बात करें, भारतीय संविधान में पहले जो पार्ट होता है या पहला जो भाग होता है वो प्रस्तावना का ही होता है। तो तीन बैठक हो गई। एक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, आजादी के बाद पहली बैठक, संविधान सभा की आजादी के बाद पहली बैठक।
आजादी के बाद प्रथम बैठक ये हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947 और इस दिन क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर। अब संविधान निर्माण के लिए कुछ अन्य समिति भी है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम अन्य समिति की बात करें तो आपकी पहली आती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। एक है आपकी संघ संविधान समिति। एक है आपकी राज्य समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली बात करें आगे, अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय समिति। अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए आपके सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली बात करें हम झंडा समिति। झंडा समिति के दो अध्यक्ष थे, एक तो बनाए गए आपके अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और वही स्थायी अध्यक्ष की बात करें, स्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पर जेबी कृपलानी। स्थायी अध्यक्ष हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। संविधान सभा या इसे होते हैं नियम संचालन समिति। संविधान सभा संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जे.बी. मालवणकर। ये आगे चलकर क्या बनेंगे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। एक हो जाएगी आपकी भाषा समिति। भाषा समिति। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके सत्यनारायण। तो ये कुछ समिति है जिनके अध्यक्ष आप याद रखना, नोट कर लीजिए। बस सबसे पहले आती है संघ शक्ति, संघ संविधान व राज्य समिति। तीनों के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है आपका अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय समिति या संविधान समिति भी सही कहते हैं प्रांतीय समिति को, और सलाहकार समिति। इन तीनों के अध्यक्ष आपके सरदार पटेल, भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, स्थायी जेबी कृपलानी। और संविधान संचालन समिति या नियमन समिति भी इसको कहते हैं, ये हो जाएगी आपके जेबी मालवणकर। और भाषा समिति के अध्यक्ष थे आपके सत्यनारायण। अब इससे आगे की जो होगी, अब इसके बाद संविधान में कुछ स्रोत यानी कि भारतीय संविधान अंगीकृत कुछ विदेशी स्रोत भी है भारतीय संविधान के, उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे कुछ हमने ब्रिटेन से लिया है, कुछ फ्रांस से लिया है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करनी है। बहुत करिए से फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा इधर का। तो अब हेडिंग डालिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
स्वदेशी शौक। पहला जो इसमें पढ़ेंगे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का ही काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है हमारे संविधान में। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से क्या क्या दिया गया है? ब्रिटेन से दिया गया है आपका एकल नागरिकता, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसद भी आपकी यहीं से ली गई है, और संसद हो गया न्यायिक ब्रिटेन। अगला देश लिखिए यूएसए, अमेरिका। अमेरिका से दिया गया है प्रस्तावना की अवधारणा, राष्ट्रपति का पद, निर्वाचन और महाभियोग। और यूएसए से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन। आयरलैंड, यहां से लिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड से ही लिया गया है आपका राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार या राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। रूस से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य, और आपका आर्थिक कर्तव्य, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय। फ्रांस से ली गई है गणतंत्र प्रणाली। ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, संघ व राज्य संबंध, संघ व राज्य संबंध आपके लिए गए यहाँ से। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश है जिनसे हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण किया है। लिख लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जर्मनी से आपातकाल भी लिख लेना।
अब आगे और स्टार्ट होगा आपका पहला टॉपिक। अब तक ये क्या था, इंट्रोडक्शन के रूप में ही ले लीजिए संविधान के, यहाँ से 1% तो बनना जरूर चाहिए। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पहला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राजनीति एवं संविधान की विशेषता। तो भारतीय राजनीति तो हम पूरे के पूरे संविधान को ही पढ़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता, जैसे संविधान आपका लागू होता है 26 जनवरी संविधान को लागू किया गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। तो कुछ हमारे संविधान की विशेषता भी है, और विशेषता में सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना हमारे संविधान की परीक्षा पत्र, यानी कि किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना कहलाती है। कोई भी विदेशी नागरिक या विदेशी व्यक्ति जो हमारे संविधान के बारे में जानना चाहता है, वह पूरा संविधान न पढ़कर अगर प्रस्तावना पढ़ लेगा तो उसे हमारे देश की प्रगति या राज्य व्यवस्था की प्रगति का पता चल जाएगा। तो शॉर्ट इसे टाइटल भी कहा जाता है प्रस्तावना को। चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक का नाम अपना संविधान की विशेषता के बारे में। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट होता है आपका भारतीय संविधान की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता। अगर भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें, जो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक भी है, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए कैसा हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका यही है। इसके संविधान को क्या कहा जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे कहते हैं हम अंशतः कठोर एवं लचीला संविधान। अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला संविधान। दूसरी जो इसकी विशेषता है यह हो जाएगी नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी परिवर्तनशील, और अनम्यता कहलाती है आपकी अपरिवर्तनशील। अर्थात कुछ स्थानों पर इसमें परिवर्तन भी किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि दोनों प्रकार के गुण हमारे भारतीय संविधान में विद्यमान है। कुछ स्थानों पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, समय की आवश्यकता के आधार पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाग इसके ऐसे भी है जो आगे चलकर आप जानेंगे, जिसे हम मूलभूत ढांचा कहेंगे, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, परिवर्तनशील भी है यह और अपरिवर्तनशील भी है। तीसरा इसमें जो गुण है एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक का मतलब है यानी कि एक ही व्यवस्था, यानी कि देश में एक ही प्रावधान किया गया है। एकात्मक है अपने आप में, यहाँ पर ये इसका विभाजन नहीं होता। तो ऐसे भी कुछ गुण हमारे संविधान में पाए जाते हैं। और संघात्मक तो आप जानते हैं, शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। शक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफर या विकेंद्रीकरण करना आपका संघात्मक कहलाता है। अगर एकात्मक की बात करें, एकात्मक हो गया आपका एकल नागरिकता। दूसरा हो जाएगा आपका एकल नागरिकता हो गया, एक संविधान हो गया देश का, एक संविधान एक विधान, ये सब कहा जाता है। एक झंडा हो गया, तो इसमें एकात्मक है एकल नागरिकता में। संघात्मक व्यवस्था आपकी कहलाती है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण किया गया है यहाँ पर।
और किस प्रकार का पृथक्करण हम जानते हैं सूचियों के द्वारा। केंद्र राज्यों में अलग अलग भागों में अलग अलग शक्तियों का ट्रांसफर किया गया है, संगठनात्मक और एकात्मक। एक चौथी विशेषता इसकी क्या है, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली 3 भागों में विभाजित होती है। एक करती है आपकी विधायी कार्य, एक करती है आपकी प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य और तीसरी करेगी आपकी न्यायिक कार्य। तीनों एक दूसरे से अलग होती है। तो संसदीय प्रणाली को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरदायी सरकार या मंत्री, इसका अन्य नाम भी है उत्तरदायी सरकार। पांचवी विशेषता क्या होती है, पंथ निरपेक्ष की धारणा। पंथ निरपेक्ष पांचवी इसकी विशेषता हो जाएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सातवीं इसकी अवधारणा हो जाएगी मौलिक अधिकार। हमें कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जिनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आठवीं जो यहाँ पर विशेषता है वह होगी आपकी मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं जिन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार ये तो आपकी भारतीय संविधान की विशेषता होगी। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे विशेषता वैसे आप समझते जाएंगे। एक तो इसके अलावा भी अन्य कई विशेषता हम कह सकते हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार होगी। इनके अलावा क्या कहेंगे, इनके अलावा आप कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी या लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में। इस प्रकार अनेक विशेषता है, लेकिन मुख्य विशेषता यही है जिनसे आपका प्रश्न बनेगा। अब जो हम पढ़ेंगे आपकी वो होगी आपकी प्रस्तावना। और एक चीज याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान तो हमारे देश का है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान किसका आया था, नोट करके लिख लीजिए। ये लिखित संविधान है। तो दुनिया में फर्स्ट लिखित संविधान किसका था, ये था आपका 1773 के लगभग, 1773 के लगभग था आपका यूएसए का। और अगर वही बात करें हम लिखित संविधान किसका है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान, दुनिया का सबसे छोटा संविधान एक देश है मोनाको। मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है अलिखित संविधान किसका है। तो अलिखित संविधान आपके 2 देशों के पास है, एक तो हो जाएगा न्यूजीलैंड और दूसरा हो जाएगा यूके, ब्रिटेन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना उसका जो चुनाव बता दिए किस प्रकार होंगे। तो अब प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़े से फैक्ट। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है संविधान का परिचय पत्र। सबसे पहले प्रस्तावना किस एक्ट में थी, आपका हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। पहली प्रस्तावना का यूज किया गया। एक जो आप आता है एक्ट 1935, प्रस्तावना रहित था। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था। प्रस्तावना ग्रहण किससे
यूएसए के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें, प्रस्तावना की भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना अंतिम रूप कब दिया गया? ये दिया गया आपका 17 अक्टूबर 1948 में। पूर्ण नाम क्या था प्रस्तावना का? उद्देश्य का प्रस्ताव। प्रस्तावना में चित्रकारी किसने की? प्रस्तावना की चित्रकारी की आपकी ये की राम मनोहर सिन्हा ने। प्रस्तावना में लिखावट किसकी है? प्रस्तावना में लिखावट हो जाएगी प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। प्रस्तावना की लिखावट है आपकी प्रेम बिहारी रायज़दा की। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रस्तावना के उद्देश्यों के बारे में। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। चेम्स कोड एक्ट में सबसे पहले प्रस्तावना जोड़ी गई थी 1935। आपका प्रस्तावना विहीन था। ये सब चीजें मैं पिछले बता चुका हूँ। यहाँ पर केवल 2 पॉइंट नवे आए हैं, वे हैं इंपोर्टेंट। एक तो चित्रकारी। प्रस्तावना में चित्रकारी किसने की थी? प्रस्तावना में चित्रकारी की थी राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा ने यहाँ पर चित्रकारी की थी। और प्रस्तावना की लिखावट किसकी है? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। ये प्रस्तावना में इन्होंने अपने शब्द लिखे थे, या लिखावट इन्होंने की थी। तो अब बात करते हैं प्रस्तावना। ये क्या होती है? प्रस्तावना हमें जानकारी देती है। क्या जानकारी देती है? अब वो देखते हैं। प्रस्तावना से क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो मिलती है भारत की प्रगति के बारे में, या समाज की प्रगति, और समाज की प्रगति के बारे में, समाज की उद्देश्य अंगीकृत, यानी कि देश की प्रगति लिखी है समाज की ना जानकारी देती है ये देश की प्रगति के बारे में। दूसरी जानकारी ये क्या देती है? दूसरी जानकारी देती है ये संविधान के उद्देश्य के बारे में। और तीसरी अंगीकृत तिथि के बारे में। अगर देश की प्रगति के बारे में बात करें तो क्या क्या पता चलता है? एक तो पता चलता है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इससे पता चलता है आपका न्याय दिलाना। इसका उद्देश्य क्या क्या है संविधान का? एक तो न्याय दिलाना, दूसरा उद्देश्य होगा संविधान का आपका स्वतंत्रता देना, तीसरा उद्देश्य होगा यहाँ पर समानता दिलाना, और चौथा उद्देश्य होगा बंधुता की भावना का विकास करना। और अंगीकरण तिथि सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949। तो इन चीजों के बारे में पता चलती है। और एक चीज और, प्रस्तावना में संशोधन, केवल एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वह है आपका भारतीय संविधान संशोधन 1942 और 1976 में। ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 3 शर्त जोड़े गए थे। एक आपका पंथनिरपेक्ष, एक जोड़ा गया था आपका समाजवादी,
एक जोड़ा गया था आपका अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे और इस संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? छोटा संविधान। एक बार सरल नोटिस कर लीजिए। और प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन भी है, वो देख लीजिए। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एक दीर्घकालीन सपनों का विचार, तीसरा हो जाएगा जन्म कुंडली, जैसे कहते हैं भविष्यफल। संविधान की कुंजी, और संविधान की आत्मा। अगर हम संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन के पालकीवाला ने, एन ए पालकीवाला। दीर्घकालीन सपनों का विचार है किसने कहा है? ये कहा है कृष्ण स्वामी अय्यर ने। जन्म कुंडली या भविष्यफल किसने कहा है? ये कहा है आपका के एम मुंशी ने। और संविधान की कुंजी किसने कहा है? संविधान की कुंजी कहा है आपका ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की आत्मा ये कहा है एम हिदायतुल्लाह ने। नोट कर लीजिए पहले। थोड़ा सा और रह गया, दो भाग और पड़ेगा, इससे बाद आपका स्टार्ट होगा संविधान के भाग। तो हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषता। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का है। इसके बारे में कहा जाता है हस्ता कठोर, यानी कि कुछ भाग कठोर, कुछ ही भाग इसका आराम लचीला, यानी कि सरल हो जाता है। नम्यता है, यानी कि परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, यानी कि शक्ति का कुछ स्थानों पर ये एकात्मक लक्षण को भी दर्शाता है, कुछ स्थानों पर ये विकेंद्रीकरण के लक्षण भी दर्शाता है। संसदीय प्रणाली, आप सभी जानते हैं संसदीय प्रणाली, इसको क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार की संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। तीन भागों में डिवाइड होती है, विधायी कार्य करती है, एक प्रशासनिक कार्य करती है, एक न्यायिक कार्य करती है। और बात करें पथ निरपेक्ष भी है, यहाँ पर डीपीएसपी भी है, मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन ए पालकीवाला ने। एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। और ये ग्रहण की गई आपकी यूएसए के संविधान से, उसमें भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अंतिम रूप इसे कब दिया गया? 17 अक्टूबर 1948 में से अंतिम रूप दिया गया। अब बात करते हैं हम प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, ये था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977। इसके द्वारा तीन शब्द हमारे इसमें जोड़े गए प्रस्तावना में। एक था पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। अगर क्रम की बात करें, सबसे पहले समाजवादी आता है, फिर आपका आता है पंथनिरपेक्ष और अंत में आता है अखंडता। तीन शब्द जोड़े गए। अब इसे छोटा संविधान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, 42वां संविधान संशोधन में संविधान के बहुत बड़े स्तर पर संशोधन हुआ। आपका एक्ट 75 में भी संशोधन हुआ, तो बहुत सारे एक्ट में भी संशोधन किया गया, इसीलिए इसे छोटा संविधान नाम दे दिया गया 1976 में। तो अब जानकारी प्रस्तावना से क्या क्या जानकारी मिलती है हमें? अगर हम जानकारी की बात करें, क्या क्या हमें जानकारी देती है, तो ये देती है आपकी देश की प्रगति, यानी कि हमारे देश की प्रगति कैसी होगी। एक तो संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है वह देश जो किसी भी बाह्य या आंतरिक
मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि किस देश के साथ हमें दोस्ती रखनी है, किस देश के साथ व्यापार करना है, या हमारे आंतरिक हमें सीमा घटाना बढ़ाना जो भी कुछ है, तो किसी भी प्रकार के बाह्य या आंतरिक दबाव के बिना हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं हम, संप्रभु राष्ट्र या देश। और समाजवादी की बात करें, समाजवादी, तो समाजवादी क्या जानकारी देता है भारत के समाजवाद की, यानी कि किस प्रकार का समाज हमने अपनाया है। तो ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष समाज, तो अप्रत्यक्ष समाज, या इसे कहते हैं किस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपनाई है। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ निकलता है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ निकलता है यानी कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा या राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो इसका सीधा अर्थ है राज्य सभी धर्मों को सम्मान करेगा, इसे ही पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। चौथा जो यहाँ पर शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सभी जानते हैं अब्राहम लिंकन का बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन ही लोकतंत्र हो जाएगा। यह भी दो भागों में बटा होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में कौन से लोकतंत्र को अपनाया गया है, ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणराज्य की बात करें, गणराज्य क्या होता है, गणराज्य का सीधा अर्थ समझिए, गणराज्य होता है हेड ऑफ स्टेट का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष का या देश के अध्यक्ष का चुनाव। तो ये तीन भागों में बटा होता है, जिस देश में अध्यक्ष चुना जाता है या उसे कहते हैं गणतंत्र। ये प्रणाली फ्रांस से ली गई है, ये याद रखना। गणतंत्र में क्या था, गणराज्य में तीन भागों में बटा होता है, एक तो होती है आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, एक कहलाती है आपकी संसदीय प्रणाली, एक हो जाएगी आपकी वंशानुगत प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट सीधा चुना जाता है, यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। वहाँ होती है आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, जैसे यूएसए, यानी कि प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट के पास क्या होती है, पूरी पावर होती है, वहाँ पर पीएम का पद नहीं पाया जाता। वहीं संसदीय प्रणाली की अगर बात करें, हेड ऑफ स्टेट अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुना जाता है, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वह प्रतिनिधि देश के या हेड ऑफ स्टेट का चयन करते हैं। तो वहाँ संसदीय प्रणाली होती है, जहाँ पर पीएम का पद पाया जाता है, एक वास्तविक सत्ता पीएम के पास होती है। तीसरा वंशानुगत में क्या होता है, वंशानुगत में जहाँ पर चुनाव नहीं होते, यानी कि यहाँ पर ये हेड ऑफ स्टेट का पद वंशानुगत होता है, यानी कि वंश के आधार पर या क्रम के आधार पर, जैसे आपका भूटान, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम उद्देश्य की बात करें, न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय दिलाना कैसा हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। स्वतंत्रता की बात करें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता यह दिलाता है। 5 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है, एक तो आपकी हो जाएगी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। तो इस प्रकार ये आपकी स्वतंत्रता दिलाता है। इसमें कोई जिस स्वतंत्रता जिक्र नहीं किया जाता, वो होती है आपकी समानता, ठीक है, और समानता होती है समानता दिलाना और बंधुता की भावना का विकास करना। तो ये आपके प्रस्तावना के बारे में पॉइंट थे, इसे नोट करिए। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, संविधान कितने भागों में बटा होता है। संविधान आपके 22 भाग या संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर 25 भागों में डिवाइड होता है। अगर अनुच्छेदों की बात करें, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, और अगर संख्या के आधार पर अनुच्छेदों की बात करें तो ये होगी आपकी ये हो जाएगी आपके 400, 450 से भी ज्यादा। नोट करिए। अब इससे आगे हमारा स्टार्ट होगा भाग एक। भाग एक क्या होता है, भाग एक में संघ व उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। भाग एक व भाग दो, हालांकि हमें भाग एक व दो नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके सिलेबस के बाहर की बात है, तो कल से हमारा जो भाग 3 चलेगा वो आपके सिलेबस का दूसरा पॉइंट है।
वो होगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ना है आपको, भाग 4 पढ़ना है, भाग 5 पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है संघ व राज्य क्षेत्र, और संघ राज्य क्षेत्र हो गए। दूसरा उसमें पढ़ना है आपको यूटीज पढ़नी है, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, और संघीय आपको स्थानीय सरकार पढ़नी है, पंचायती पढ़नी है। तो ये आपका टॉपिक है। तो मैक्सिमम ये मानिए 2 क्लास में और इसे कवर कर देंगे। तो कल की जो क्लास होगी, दूसरी क्लास वो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे भाग 3, भाग 5 और भाग 3, 4, 5 तक। तो फिर अगली क्लास में हाई कोर्ट पढ़ेंगे हम। तो लगभग 3 या 4 क्लास में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो अब नोट कर लिया होगा हमने। अब बात करते हैं हम भाग 1 के बारे में। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भाग 1। संविधान का पहला भाग, और पहले भाग क्या होता है? पहले भाग में दिया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सीधा ऊपर से पढ़ते हैं अनुच्छेदों के बारे में। सबसे पहले तो ये लिखिए भारतीय संविधान। यह संविधान हमारा किस संविधान हमारा में दिए है आपके 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र, और यहाँ पर पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या होता है? अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 बताता है भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहते हैं नए राज्य की स्थापना या नए क्षेत्र का प्रवेश। नए राज्य की स्थापना या नए क्षेत्र का प्रवेश आपके आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 2 करता है आपका नए क्षेत्र का प्रवेश। आर्टिकल 3 करता है, आर्टिकल 3 कहते हैं नए राज्य का गठन। और आर्टिकल 4 आपका आता है, आर्टिकल 4 आता है 2 व 3 के द्वारा किया गया संशोधन, संविधान संशोधन नहीं होगा।